अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज इंशाल्लाह हम देखेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड रीवर्क कॉस्ट ऑफ लॉस यूनिट्स। अगर लॉस यूनिट्स हो गए हैं तो हम समटाइम उसके ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट और लगाकर उनको गुड यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी आज हम देखते हैं इंशाल्लाह, और कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस कुछ करते हैं। जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें। जी बेटा, हम ये देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24 एंड दिस इज स्टडी टेक्स्ट 2020। हमें यहाँ पे बताया गया है एबनॉर्मल लॉस पार्ट वे थ्रू अ प्रोसेस, यानी सम टाइम लॉस आपके स्टार्ट में होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होगा। अगर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में उन यूनिट्स के ऊपर थ्रू आउट मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड होती रही है, तो फिर वो यूनिट्स हमारे एक कंप्लीट इकोनॉमिक यूनिट्स बन जाएंगे और इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर लॉस पार्ट वे में हुआ है, यानी कि हाफ वे में या 30% या 40%, जिस एक्सटेंट तक उसके ऊपर कॉस्ट इंकर्ड हुई थी और वो यूनिट्स आइडेंटिफाई हो गए एज ए लॉस यूनिट्स, तो फिर हम उसके बाद फर्दर कॉस्ट उसके ऊपर इंकर्ड नहीं करेंगे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे अभी आ रहा है हमारे पास, दैट इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस एक्स। इनपुट क्वांटिटीज हैं हमारे पास 10,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 10%, देयरफॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो 9,000 यूनिट्स होगा। एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया? 8,500। It means there is an abnormal loss of 500 units. Direct materials are added in full at the beginning of the process, and loss occurs 60% of the way through the process. यानी कि जब हम इंस्पेक्शन की जो स्टेज है दैट इज 60%, वहां पे जाके हमें पता लगता है कि कौन से यूनिट्स लॉस्ट हुए हैं या कोई अगर एबनॉर्मल गेन वगैरह है तो उसको भी हम देख सकते हैं। कॉस्ट इंकर्ड इन द पीरियड, डायरेक्ट मटेरियल है 27,000 और कन्वर्जन कॉस्ट है 13,200। अगर हमें इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम करने हो, देखें ये 8,500 तो कंप्लीट है, ठीक है। इनके ऊपर मटेरियल भी 100% लगा होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगी होगी, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ही आ रहे हैं। फिनिश आउटपुट्स 8,500, 100% कंप्लीट, डायरेक्ट मटेरियल भी 8,500 हो गया और कन्वर्जन कॉस्ट भी 8,500 हो गई। अब आएगी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कब तक कॉस्ट इनकट होती रही? 60% स्टेज तक। तो 500 का मटेरियल तो 100% ले लेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट ले लेंगे 60%, दैट इज 300। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए 9,000 फॉर मटेरियल एंड 8,800 फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। जब इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास निकल आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट। और आपको कॉस्ट दी गई है कि डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट है और कन्वर्जन की कितनी कॉस्ट है। तो 27,000 डिवाइड बाय 9,000 हम करेंगे तो यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल, एंड 13,200 डिवाइड बाय 8,800, दिस इज द यूनिट कॉस्ट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। 27,000 डिवाइड बाय 9,000 किया, 3 आ गई, और 13,200 को 8,800 से डिवाइड किया तो ये 1.5 आ गई। दिस इज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसके बाद अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनानी है
तो बेटा वो किस तरह होगी कि 8500 जो हमारे कंप्लीट हुए हैं इनटू हम कर देंगे 3 एंड इनटू 1.5, 4.5 हो गई पर यूनिट की कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, दैट इज 38,250. ओके, दैट इज 38,250. और एबनॉर्मल लॉस जो है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट हुई है, तो 500 यूनिट से एट द रेट ऑफ 3, that is 1500, and conversion cost 300 into 1.5, that is 450. और आप इन दोनों को जमा किया that is 1950. अब अगर हम इसका प्रोसेस अकाउंट देखना चाहें तो ये जो ये प्रोसेस अकाउंट इसका बनेगा 10,000 यूनिट्स हमने इन किए विद 27,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड 13,200 कन्वर्जन कॉस्ट, और हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन अभी बना ली थी, उसमें हमें पता है कि जी फिनिश गुड्स की वैल्यू है 38,250, एबनॉर्मल की वैल्यू है 1,950 और नॉर्मल लॉस के 10% लॉस होना था 1000 है और इसमें हमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई, दैट इज निल. तो इस तरह आपका ये प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉस कि आपने जितनी एक्सटेंड तक एबनॉर्मल लॉस के ऊपर कॉस्ट इंकर्ड की है ना, उसको हम उसकी वैल्यूएशन के टाइम पे कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि इंस्पेक्शन 60 टाइम पे हो रही थी तो 60% की टाइम पे जितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है उसको हमने अकाउंट फॉर करना है. ठीक है बेटा, ये समझ आ गई, इसमें कोई क्वेश्चन? जी. इसके बाद आता है इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड विद एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन आएगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल गेन बेटा क्या होता है कि व्हेन योर एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल गेन किसको कहते हैं? व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस. आइए इसको हम देखते हैं. अच्छा, जिस तरह यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलो, ये जो सेकंड पैरे में बात लिखी गई है, आपने भी ईपीयू निकाला तो एबनॉर्मल लॉस को क्या किया था, इसके अंदर ऐड किया था. एबनॉर्मल लॉस को इसके अंदर ऐड किया था. तो एबनॉर्मल गेन आएगा ना अगर, तो उसकी ऑपोजिट चीज है ना, हम इसमें से लेस करेंगे. यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है. Perhaps the easiest way to think of the reason for this is that abnormal gain is on the opposite side of the process account, the debit side. देखें, abnormal loss credit side पे आ रहा है तो abnormal gain debit side पे आएगा. यहाँ पे बता रहे हैं that abnormal gain is on the opposite side of the process account, that is the debit side, from actual finished output, credit side. And abnormal gain equivalent units are subtracted because they offset the cost of the finished output. ये हमारी जो आउटपुट आएगी, फिनिश आउटपुट आएगी, जैसे ईपीयू में है, उसमें से इसको माइनस किया जाएगा. अभी हम इस चीज को देखते हैं. और यहाँ पे ये पहले एक पैरे में ये बात बता दी गई, और इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले पैरे को. द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन where the loss or gain occurs part way through the process. However, there is one more important difference. Equivalent units of abnormal gain are given a negative value and are subtracted from the total equivalent units of output in the period. इसकी रीजन सिंपल ये है कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो यूनिट्स में ऐड होता है, तो एबनॉर्मल गेन जो आएगा वो उसके ऑपोजिट थिंग है, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स में से लेस हो जाएगा. अभी इसके एग्जांपल देखते हैं जरा न्यूमेरिकल, तो फिर आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी. एबनॉर्मल गेन पार्ट वे थ्रू अ प्रोसेस. The following information relates to a production of process X. Input quantity आपने की है 6000 units. Normal loss हो गया है 10%. It means expected output है 5400 units. Actual output आपका आया है 5600. देखो बेटा, 5400 आना चाहिए था, 5600 आ गया. It means abnormal gain कितना है? 200 units. This is, हम ये क्या कहते हैं? When actual loss is less than normal loss. Normal loss कितना होना चाहिए था? 600 यूनिट्स का, लेकिन नॉर्मल लॉस हुआ कितने यूनिट्स का है? 400 यूनिट्स का. तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन. डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड इन फुल at the beginning of the process
and loss occurs 40% of the way through the process. यानी 40% जब आपकी प्रोडक्शन पहुंचती है तो आप इंस्पेक्शन करते हैं कितने यूनिट्स लॉस हो चुके हैं और कितने हमारे पास कैरी हो रहे हैं. ओके. अच्छा बच्चों, एक बात आपको और बताता चलूं कि जी बेटा, एक बात और ये कि जो इंस्पेक्शन स्टेज है ना, अभी हम जो स्टडी करते जा रहे हैं सब कुछ, उसमें सिर्फ एक दफा इंस्पेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन सिर्फ एक ही दफा हो. इट मे बी 2 times, it may be 3 times, it may be 4 times. This depends on the sensitivity of the goods you are being produced, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. आपकी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपको इंस्पेक्शन करनी पड़े. हमें ये जो क्वेश्चन है अभी, ये बता रहा है कि इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं एट द स्टेज ऑफ 40%. दिस इज द इंस्पेक्शन स्टेज, that is 40%. ओके. तो किसी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि हमारे पास मुख्तलिफ इंस्पेक्शन स्टेज हैं. जब वो इंस्पेक्शन स्टेज आएंगी तो आपने बेटा और ज़्यादा केयरफुल होना है और देखना है कि किस किस स्टेज तक हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई हुई है. ठीक है, से यहाँ पे आप ये हम कहते हैं फर्स्ट इंस्पेक्शन स्टेज है. तो यहाँ तक आपने देखना है कि कितना डायरेक्ट मटेरियल और कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है. इसके बाद होता है कि एक और हमारे पास इंस्पेक्शन स्टेज आ रही हो इस स्टेज पे. क्योंकि हमारी कॉस्टें इंकर्ड हो रही होती हैं तो हमें जल्द से जल्द रियलाइज करना है कि कितना लॉस हो रहा है और कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है और कितना एबनॉर्मल लॉस हो रहा है. तो डिफरेंट स्टेजेस पे भी एक थर्ड स्टेज भी हो सकती है जहाँ पे जाके ना आपकी इंस्पेक्शन हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेज पे हो, आपके मुख्तलिफ स्टेजेस पे भी जाके इंस्पेक्शन हो सकती है और आपने उसमें रियलाइज करना है कि कितना नॉर्मल लॉस है, कितना एबनॉर्मल लॉस है एंड सो. ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही. अभी हम देखते हैं कि ये एबनॉर्मल जो गेन हुआ है इसका क्या ट्रीटमेंट करना है और इसके साथ क्या डिटेल्स हैं. ओके. अच्छा बेटा, कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड है 27,000 एंड 11,040. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट कैसे बनेगी? 5,600 आपका आउटपुट आया, 100% कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट. अच्छा बच्चों, हमने जब नॉर्मल लॉस भी पढ़ा था और सारी डिटेल्स इसकी नॉर्मल लॉस भी पढ़ते रहे, तो नॉर्मल लॉस क्या होता था, जब यूनिट कॉस्ट हम निकालते हैं ना तो हम नॉर्मल लॉस यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, हम क्या करते थे, मटेरियल की कॉस्ट या कन्वर्जन की कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू, और ईपीयू में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं लेते थे. ठीक है, ये बात याद आ गई आपको. अब हमारे पास आ गया नॉर्मल गेन ऑफ 200 यूनिट्स. नॉर्मल गेन ऑफ 200 यूनिट्स टिल द पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन. फर्स्ट पॉइंट जो इंस्पेक्शन का है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं. यहां तक जो जो कॉस्टिंग इंकर्ड की गई है ना, हमने उसका एनालिसिस करना है. बेटा देखो, मटेरियल शुरू में लगा दिया था तो इन यूनिट्स के ऊपर 200 यूनिट्स के ऊपर 100% मटेरियल लगा हुआ है. ओके. अच्छा जी, अब ये हमने जो इकोनॉमिक यूनिट्स निकाले ना, वो कौन से निकालने हैं, जो कि विदाउट नॉर्मल लॉस हो. अगर आप देखें 6,000 आप इन करते थे, 10% लॉस है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है 5,400. तो हमारे ये जो 200 यूनिट्स है ना, ये एबनॉर्मल गेन है. इनको हमने फिनिश आउटपुट में से लेस कर देना है टू रीच एट एक्सपेक्टेड आउटपुट. क्योंकि मटेरियल जो है ना सारा 100% शुरू में ही लग जाता है, तो स्ट्रेट अवे हमारे पास ये आ गया 5,400.
कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, वो इंकर्ड हुई है अप टू 40% स्टेज तक, ठीक है ना। कन्वर्जन कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस लगती है, क्योंकि जो हमारी कन्वर्जन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, फैक्ट्री में हो रही है, और फैक्ट्री में लेबर और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इंकर्ड होते रहते हैं, इंकर्ड होते रहते हैं, ठीक है, टिल द टाइम कि वो प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी इसके ऊपर काम हुआ है 40%, तो 200 का अगर हम 40% कितना बनता है, 80। 200 का हमने 40% लिया, दैट इज 80। तो बेटा यहां तक हमने काम किया है, ठीक है। इन यूनिट्स को चेक ही यहां पे जाके होना था। फर्स्ट स्टेज जो है ना इंस्पेक्शन की वो है 40%। यहां तक तो ये यूनिट्स की कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी एज ए नॉर्मल लॉस यूनिट्स। और अब इस स्टेज पे जाकर ये क्या यूनिट्स रिकग्नाइज हो गए एज ए गुड यूनिट्स। जब इंस्पेक्शन हुई तो ये 200 जो यूनिट थे वो रियलाइज हो गए एज ए गुड यूनिट्स। अब ये नॉर्मल लॉस यूनिट नहीं रहे। तो अब इस स्टेज से लेके इस स्टेज तक हम जो कॉस्ट इंकर्ड करेंगे इसके ऊपर, उसको हमने ट्रीट करना है एज ए गुड यूनिट्स। उसको हमने ट्रीट करना है एज ए गुड यूनिट, ओके। क्योंकि अब ये नॉर्मल लॉस नहीं रहे, अब ये लॉस यूनिट नहीं है। इस स्टेज पे जाके हमें पता लग गया, 40% स्टेज पे जाके पता लग गया कि ये यूनिट्स हैं गुड यूनिट्स। तो इंस्पेक्शन स्टेज तक तो हम उसकी कॉस्ट को बियर करेंगे, लेकिन इसके बाद जो स्टेज है इसमें ये गुड यूनिट्स हैं। तो अगर ये गुड यूनिट्स जब रहे तो बेटा हमने क्या किया है, हमने कितनी परसेंट इसके ऊपर कॉस्ट इंकर्ड की है आफ्टर दिस पॉइंट, दैट इज 60%। दैट इज 60% के ऊपर कॉस्ट इंकर्ड हुई है, और अब ये हो गए हैं 120 यूनिट्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, 40% तक कॉस्ट इंकर्ड हुई थी, उसको इसमें से हम लेस कर देंगे, दैट इज 5600 वैसे, और ये हमारे पास आ गया ग्राउंड यूनिट 5520। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5600 माइनस 80, यूं भी आप समझ लें, या 5400 जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था उसके अंदर जमा हो गया 120, ठीक है। दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 5520। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है? इस पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। कल हम इस पे बात कर रहे थे तो क्लास खत्म हो गई थी, शायद किसी और ने लॉग इन कर लिया था नेक्स्ट क्लास के लिए। जी बेटा। जी बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? ठीक है बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। गुड। अब इसकी कंप्यूटेशन देख लेते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट आपको दी गई थी 27,000, डिवाइड पे कर दिया 5,400, दैट इज ₹5। और कन्वर्जन कॉस्ट हमें दी गई थी 11,040, इसको हमने डिवाइड कर दिया 5,520, तो ये यूनिट कॉस्ट आ रही है 2, ठीक है।
तो बेटा जब ये यूनिट्स हमें पता लग गए ना कि ये गुड यूनिट्स हैं, अब इसके ऊपर कॉस्ट इंकर्ड जब हम करेंगे तो उसको फिनिश आउटपुट में कंसीडर करेंगे, ना कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंसीडर करेंगे। दिस दैट्स व्हाई इट इज हायर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इसके अगर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन हम देखें तो बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए कि 5600 यूनिट्स, 5 आ गई मटेरियल की, 2 आ गई कन्वर्जन की, तो 7 होगी। 5600 इंटू 7 39,200। एबनॉर्मल गेन क्या है, 200 यूनिट्स का हुआ, इंटू 5 1000, एंड 80 यूनिट्स जो है इंटू 2 दैट इज 160। ये देखें, ये हमने कौन सी चीजें ली हैं, जो नॉर्मल लॉस होना था लेकिन वो कन्वर्ट हो गया एबनॉर्मल गेन में, दैट इज 1160। और इसका अगर अब हम देखें प्रोसेस अकाउंट, तो बेटा ये इसका प्रोसेस अकाउंट आ रहा है कि 6000 यूनिट्स हमने इन किए, 27,000 मटेरियल लगाया, 11,040 लगाई है हमने कन्वर्जन कॉस्ट। फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आई है 39,200 की, दैट इज 5,600 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 600 यूनिट्स का था, उसकी वैल्यू है निल, तो ये टोटल यूनिट्स बन गए 6,200। इस साइड पे भी 6,200 यूनिट्स होने चाहिए, तो 6,000 तो हमने इन किए थे और 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन आ गया, तो दैट इज 6,200। और जो नॉर्मल गेन आया उसकी वैल्यू आ रही है 1,160। तो बेटा जो एबनॉर्मल गेन आएगा ना, उसकी वैल्यू जो निकलनी है वो यहां तक की निकलनी है। ये जो यूनिट्स है ना, इन इधर से हमें गेन मिला है। ये जो पीरियड की कॉस्ट है ना, ये हमारी गेन है, जो कि नॉर्मल लॉस हो जानी थी लेकिन हमारे पास वो 200 यूनिट्स का गेन आ गया। तो ये कॉस्ट तो हमें नॉर्मल लॉस से रिकवर हुई है, इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखेंगे 200 यूनिट्स इनटू 5, क्योंकि मटेरियल तो स्टार्ट में लग जाता था। ये 200 के 200 यूनिट जो है वो गेन है हमारे पास। ओके, और उसके ऊपर अभी कितनी परसेंट कॉस्ट इंकर्ड हुई थी, 40%, दैट इज 80 यूनिट्स इनटू 2। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन जो निकालनी है ना, या वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल गेन, सेम बिल्कुल उसी तरह निकलती है जिस तरह कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स निकलती है, सेम उसी तरीके से। ये इसको कंफ्यूज इससे नहीं कर देना कि यहां से ऑनवर्ड वाले प्रोसीजर को नहीं देखना, आपको यहां तक नॉर्मल लॉस यूनिट्स नहीं हुए ना, ये 200 यूनिट्स को नॉर्मल लॉस होना चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल लॉस नहीं हुए, तो नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू बनती है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। जो हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है 200 यूनिट्स का, उनकी क्या कॉस्ट है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? तो आज हमारे साथ आप पढ़ लें। यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे आज, या जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या चक्कर है? यस सर, समझ में आ रही सर। गुड। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के एंड पे। जरा पहले से बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट को जरा मैं स्किप कर रहा हूँ, तो हम पहले प्रोसेस, मेन प्रोसेस कॉस्टिंग पे रहते हैं। और इसमें बच्चों एक एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रीवर्क। अब देखिए, आपके यूनिट्स जो है ना वो लॉस्ट हो गए हैं, नॉर्मल लॉस हो गए हैं या नॉर्मल लॉस हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हो सकता है कि हम थोड़ी सी उसके ऊपर काम करें ना, तो वो यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएं इनटू गुड यूनिट्स। थोड़ी सी हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक री प्रोडक्शन प्रोसेस रन करें या थोड़ी सी उनकी रिपेयर कर लें, तो वो यूनिट्स क्या हो सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू गुड यूनिट्स। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जी बेटा, ये अच्छा जी, दैट इज cost of rework. Sometimes the loss of incurred in processing is not scrapped. हम उसको scrap नहीं करते। scrap तो होता है ना कि जैसे as it is है, इसको हम मार्केट में सेल करते हैं, but is subject to a further rectification process. This extra processing cost is referred to as rework. हमें उसको ठीक करने के लिए कुछ और rework cost incurred करने पड़ेगी।
rework might be performed on units that are either classified as normal or abnormal loss. दोनों यूनिट्स जो हमारे पास इंस्पेक्शन में रिजेक्ट हो गए हैं उनके ऊपर हम कॉस्ट इंकर करेंगे. अगर हम नॉर्मल लॉस के ऊपर हम करेंगे तो the rework cost is charged to the normal processing cost. Rework may involve some material use, labor use, etc. Hence the entry is प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. और जिस तरह आम मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट होता है हमारे पास, मटेरियल अकाउंट को, डायरेक्ट लेबर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. और अगर ये एबनॉर्मल रीवर्क है, यानी कि नॉर्मल लॉस क्या होता था, हमने कहा कि ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक फीचर है कि इतना नॉर्मल लॉस होना ही होना है. तो अगर नॉर्मल लॉस हो गया और हम उसको रीवर्क कर रहे हैं तो ये एंट्री करेंगे. और अगर आ गया एबनॉर्मल लॉस और उसको एबनॉर्मली हमें रीवर्क करना पड़ रहा है, abnormal rework is not charged to process account so that it will not appear in future estimates of similar jobs. It is recorded in a separate loss account, that is loss from abnormal rework account, या इसको आप स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे मटेरियल अकाउंट को और डायरेक्ट लेबर अकाउंट. तो बेटा अगर नॉर्मल रीवर्क हो रहा है, यानी कि आपने ये देख लिया कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ यूनिट्स हमारे लॉस होते हैं और उनके ऊपर हम थोड़ी सी कॉस्ट लगाकर उनको ठीक करते हैं, तो प्रोसेस अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा और मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. और अगर अब नॉर्मल कॉस्ट हमारी इंकर्ड हो रही है तो हम उसको प्रोसेस अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे, बल्कि स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, या एक और हम हेड बना सकते हैं लॉस फ्रॉम एबनॉर्मल रीवर्क अकाउंट. और फिर डेफिनेटली इसने भी प्रॉफिट लॉस में जाना है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रीवर्क. अगर आपका रीवर्क नॉर्मल है तो ये एंट्री है. अगर रीवर्क नॉर्मल नहीं है, सम टाइम किसी स्पेशल प्रोजेक्ट की वजह से आ जाता है, तो फिर हमें उसकी कॉस्ट को सेपरेट अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, एबनॉर्मल रीवर्क अकाउंट को. और अगर वो किसी स्पेसिफिक जॉब की वजह से आया था तो फिर इसको उस जॉब में ही क्लोज करेंगे जाके. हमने जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पड़ी थी, तो फिर ये मेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, उस जॉब के अगेंस्ट जाएगा. लेकिन अगर ये किसी जॉब की वजह से नहीं आया और वैसे ही हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा कोई कम्प्लेक्सिटी आ गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गया एंड सो ऑन, तो फिर ये प्रोसेस अकाउंट को चार्ज नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाके चार्ज होगा. ओके. अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, जिसके अंदर प्रोसेस अकाउंट की जो चीजें हमने की हैं वो इकट्ठी होके आएंगी. दैट इज XYZ operates several process production systems. For process number 5, यानी कि उनके हो सकता है कि प्रोसेस आप इस तरह समझ लो कि डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5, तो ये इनका प्रोसेस नंबर 5 है. The FIFO method of valuing opening work in progress is used, and the following details relates to number year 5. Opening work in process was 600 units. Each 80% processed as to materials and 60% processed as to conversion cost. अब इसमें मटेरियल 80% लगा हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट 60% लगी हुई है. दिस इज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ठीक है. तो बेटा हमें जो अभी करंट पीरियड है, इसमें इन 5 यूनिट्स के ऊपर कितना काम करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, बताएं जरा. 2040. अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं. EPU है और ये है FIFO से है और हमारे पास है मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है. और हमारे पास ये यूनिट्स थे, दैट इज हमारे पास थे 600 यूनिट. ठीक है. तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा 20%. ओके. और इस कन्वर्जन के ऊपर काम करना पड़ेगा 40%. ठीक है. दिस इज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ये हमने इस पीरियड में आगे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, 600 इंटू दिस. ठीक है बेटा. और आप इसको चाहें तो फ्रीज कर लें
तो 120 एंड 240 हमें इस पीरियड में काम करना है इसके ऊपर। एग्रीड सारे से? Yes, sir. जी ठीक है। ये 20 कैसे आया भाई? 20% है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 40% है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो 600 का 20% लिया, दैट इज 120 एंड 240। क्लियर हो गया भाई? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। फिनिश आउटपुट कितनी है? 14,500 यूनिट्स। देयर वर नो एबनॉर्मल लॉसेस और गेन्स। ओके, तो हमें फिनिश जो आउटपुट है दैट इज 14,500। ये तो हमारा आउटपुट है। तो बेटा स्टार्ट एंड फिनिश वो कितने होंगे? रोहित? Yes, sir. स्टार्ट एंड फिनिश दिस पीरियड वो होंगे 13,900। 600 फाइफो चला रहे हैं ना, 600 ओपनिंग वालों को हम आउटपुट में लेके जाएंगे, और जो स्टार्ट एंड फिनिश है ना दैट इज 13,900। ये इसी पीरियड में स्टार्ट हुए और इसी पीरियड में फिनिश हुए, और इनके ऊपर जो कॉस्ट लगी होंगे दैट इज 100%। जी बेटा, ओके। इनके ऊपर जो कॉस्ट लगी है दैट इज 100%। तो ये इस तरह आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये हमारे पास हो गए ये, ठीक है। तो अब हमारे पास इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो मटेरियल के लिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन और कन्वर्जन के लिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन अभी तक ये बन गई, ठीक है। फिर देखते हैं इस ईपीयू में क्या किया जाता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, दैट इज 800 यूनिट्स ईच, 70% प्रोसेस एज टू मटेरियल एंड 40% प्रोसेस एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। अब दिस इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये 800 यूनिट के ऊपर हमने इस पीरियड में 70% काम कर लिया है मटेरियल के लिहाज से, और 40% काम कर लिया है कन्वर्जन के लिहाज से। ये 800 यूनिट है और 70% हमने काम कर लिया है मटेरियल के लिहाज से, और 40% काम कर लिया है कन्वर्जन के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे कन्वर्जन क्लोजिंग के ऊपर हमारा मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, और फिर कॉस्ट दे दी गई है हमें प्रोसेसिंग की। तो अगर हम ये यहाँ पे ना भी करें अभी, तो बेटा अगर हमने ईपीयू मालूम करने हैं तो दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, ये हमारे पास आएंगे ईपीयू फॉर फाइफो। अंडर फाइफो मेथड हमने ईपीयू निकाला है, दैट इज 15,580 और 14,460, ठीक है। ये बात समझ आ गई इसमें, क्योंकि हम जब फाइफो के तहत कर रहे होते हैं तो हमें तीनों चीजें लेनी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टार्ट एंड फिनिश एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इन तीनों को हमने काउंट करना होता है इन फाइफो, ओके। और जब हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है बेटा, क्या निकालनी है? यूनिट कॉस्ट। तो जस्ट हम करंट पीरियड की जो कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हैं, करंट पीरियड कॉस्ट। और मटेरियल के लिए हमें दी गई है वो 36,450
और हमें दी गई है 17,352। तो सिर्फ हमने करंट पीरियड कॉस्ट लेनी है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट नहीं लेनी टू डिटरमिन यूनिट कॉस्ट, क्योंकि हम इस पीरियड की कॉस्ट निकाल लें। ये हमारे पास आ गई 2.5 और ये हमारे पास आ गई 1.2। ओके, तो FIFO में जब यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट टोटल में लेते हैं और उसको EPU से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो ये दिस इज सर यहाँ पे 14,500 सारे कंप्लीट हो गए थे, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आ गए सर? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ना 800 यूनिट्स। सर ये पिछले सारे कंप्लीट नहीं हो गए थे? देखो मैं बताता हूँ आपको, FIFO मेथड चल रहा है, ओपनिंग में थे 600 यूनिट्स, फिनिश आउटपुट है 14,500। जो हमने यहाँ पे किया 14,500, ये फिनिश्ड आउटपुट है। फिनिश आउटपुट का मतलब क्या है कि ये यूनिट्स हमारे इस प्रोसेस से कंप्लीट होकर आगे प्रोसेस 6 में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कहीं भी चले गए। 14,500 ये कैसे गए होंगे? 600 तो ओपनिंग में से गए होंगे एंड 13,900 स्टार्ट एंड फिनिश दिस पीरियड में से गए होंगे। यहां तक बात होगी। प्लस इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस भी हैं। ये तो वो हैं जो आउटपुट हुई और ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर 800 यूनिट्स अभी इन प्रोसेस भी हैं। ये जो डाटा इनका दिया गया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाज 800 यूनिट्स, 70% प्रोसेस एज टू मटेरियल एंड 40% एज टू कन्वर्जन। तो हमने जितनी परसेंट हमने काम इस डिपार्टमेंट में किया था उसको हमने ले लिया, जबकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में होता है कि जितना परसेंट काम रहता था रिमेनिंग लेना होता है। जी तो सर इसका मतलब करंट पीरियड में 14,700 उसने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से 800 बच गया और जो फिनिश हो गया वो 13,900 हो गया। अच्छा, इस पीरियड में उसने इंट्रोड्यूस जो किए ना, अगर हम वो निकालना चाहें तो उसने इंट्रोड्यूस किए हैं दिस प्लस दिस। 14,700। जी एग्जैक्टली। तो अगर आप इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना चाहेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, फिर आ जाएगा इनपुट, ये हमारे पास हो गए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हो गए 600, इनपुट आ जाएगा 14,700, टोटल ये हो जाएंगे 15,300 और फिनिश्ड आउटपुट आ जाएगी दैट इज 14,500 और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाएगी दैट इज 800। ये हमारे पास 15,300 पूरे हो जाएंगे। तो ये इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इसकी भी कॉस्ट पर इंक्लूड यूनिट 2.5 और 1.2 आ रही। अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो दैट इज 3.70। अब ये आ गया तो फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू प्रोसेस 16 इन सितंबर ईयर 5। सिर्फ सितंबर का डाटा दिया जा रहा है ईयर 5 का, और हमारे पास जो डाटा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 2000 लीटर्स, fully complete as to material and 40% complete as to conversion. The cost of the material in the opening working process was 9,860 and the conversion cost in the opening working process was 4,700. ये हमें उसकी कॉस्ट में बता दी गई। मटेरियल इनपुट हमने किया 24,000 लीटर्स, कॉस्ट है दिस वन, conversion cost in the period this one, output to process at 23,000, closing work in process at 3,000 liters, fully complete as to material and 45% complete as to conversion. The weighted average cost system is used for inventory valuation. यहाँ पे अब weighted average आ गया।
ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोसेस 0 सितंबर वुड बी एज फॉलोज। तो जरा आप कोशिश करें इसकी यूनिट कॉस्ट निकालने की। डेटा आपके सामने अवेलेबल है। जी बेटा कोशिश करें। सॉरी ये नीचे आ गया। जी ये बी वाला डेटा आपके पास गिवन है। अब हमने वेटेड एवरेज से करना है इसको, और वेटेड एवरेज का ईपीयू निकालना आसान होता है। जी बेटा कर लिया आप लोगों ने? हाँ ये देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाएगा। ये हमने किया ईपीयू फाइफो, ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और वेटेड एवरेज की एग्जांपल करते हैं। क्या डिफरेंस आता है? आपने ये जो है ना पोर्शन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाला, इसको एलिमिनेट कर देना है ईपीयू में, ये यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। फिर हमें यहाँ क्या लेना पड़ता है? सिर्फ आउटपुट, हमें यहाँ पे लेनी है सिर्फ आउटपुट, और आउटपुट हमारे पास कितनी है? आउटपुट टू प्रोसेस टू, ठीक है, दैट इज 20,000 लीटर्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 20,000 लीटर्स। अब बेटा जो आउटपुट होती है ना वो तो हमेशा 100% कंप्लीट होती है, इसलिए इसका हमने 100% लिया, दैट इज 23,000। प्लस हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। वेटेड एवरेज में हमें जस्ट लेना है आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 3,000 लीटर्स हमें दिए गए हैं, 3,000 लीटर्स। और ये कितने परसेंट कंप्लीट है? fully complete to material and 45% to conversion. This is 100% and this is 45%. ओके, तो जस्ट हमें आउटपुट के ऊपर फोकस रखना है और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के ऊपर फोकस रखना है, तो हमारे पास ईपीयू अंडर एवरेज बन जाते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गए और हम इसमें जमा कर देंगे दिस प्लस दिस, तो ये बन गया मटेरियल के लिए 26,000 और 24,350 बन गया कन्वर्जन के लिए। अच्छा, अब जब इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है ना, तो सिर्फ हमने करंट पीरियड कॉस्ट नहीं लेनी होती, बल्कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगी है ना वो भी लेनी होती है, क्योंकि उन दोनों को हम ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। एवरेज में यहाँ पे जाके चेंज आता है यूनिट कॉस्ट के निकालते वक्त टाइम पे। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारी क्या कॉस्ट लगी हुई थी? 9,860 थी मटेरियल की, 9,860 थी मटेरियल की, और कन्वर्जन की है 4,700। ये आ गई। करंट पीरियड में कितनी कॉस्टिंग कट किए हैं?
24,000 की है 130,540 और इस तरह कन्वर्जन की आ गई है 82,960। ओके, तो ये हमारे पास आ गई करंट पीरियड कॉस्ट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट इन टू बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, दिस इज टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इसके हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनानी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने जब यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास हो गई टोटल कॉस्ट, इसको हम डिवाइड कर देंगे ईपीयू जो हमने निकाला हुआ है, तो दिस डिवाइड बाय दिस 5.4 एंड 3.6, तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट 5.4 एंड 3.6। ओके, तो एक हमने कर लिया एवरेज की कॉस्ट, वेटेड एवरेज की, और एक हमने कर ली है FIFO की। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ तक। हमसे कहा क्या गया था, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोसेस ड्यूरिंग सितंबर वुड बी एज फॉलोज। इन्होंने भी कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, तो हमारे पास 5.4 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा 9। कॉस्ट पर यूनिट जो आ गई है दैट इज दिस प्लस दिस, दैट इज 9। तो ये हमसे डिसाइड किया गया था इस क्वेश्चन। ओके, ये 5 और एवरेज की रिवीजन आपकी एक हो गई। एग्जाम्पल 2, Yaya Limited produces a single product that passes through 3 departments A, B, and C. The company uses FIFO method for process costing. A review of departments A cost records for the month of January shows the following details. अच्छा बच्चों, ऐसा है कि ये नहीं होगा कि FIFO जो है ना वो सारे डिपार्टमेंट्स में चले। हर डिपार्टमेंटल मैनेजर की या आपकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है कि डिपार्टमेंट ए में हो सकता है कि FIFO चल रहा हो, बी में एवरेज चल रहा हो, सी में फिर FIFO चल रहा हो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। पूरी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही पॉलिसी चले, कहीं पे FIFO भी चल सकता है, कहीं पे एवरेज भी चल सकता है। इसलिए आपने केयरफुली देखना कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये डिपार्टमेंट ए का दिया गया है और इसमें चल रहा है FIFO। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एज एट जनवरी 1 2004 है 16,000 यूनिट्स और वो है 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब है कि मटेरियल कब लगता होगा, 100% एट द स्टार्ट ही लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल यूनिट स्टार्टेड इन जनवरी 2004, हमने जो और फर्दर यूनिट स्टार्ट किए हैं दैट इज 110,000। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए बच्चों, 126। शाबाश, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट इनकट हमने ये की, लेबर कॉस्ट इनकट हमने ये की, ये करंट पीरियड की कॉस्टें होंगी क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्टें आपको सामने दी गई हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एज एट जनवरी 31 2004 है 18,000, जो कि 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब है कि मटेरियल 100% हो चुका है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इन जनवरी 2004 दैट इज 100,000। ओके, ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बेटा देखो, यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट नहीं दी गई थी, यहाँ जस्ट दी गई थी लेबर कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट और जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है उसके लिए बताया जा रहा है कि दैट इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। नॉर्मल स्पाइरेज इज 5% ऑफ आउटपुट एंड द स्पॉइल्ड यूनिट्स आर सोल्ड इन द मार्केट एट ₹6 पर यूनिट। तो जितना डाटा अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसमें से आप जरा मुझे बताएं नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं। मैंने अलग दराज में जी बेटा।
आपने बताना है कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं और अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं, बेशक मैसेज करके चैट में बता दें। सर नॉर्मल तो 6,300 होंगे। नॉर्मल 6000। 6,300 होंगे। बेटा ये देखो यहाँ पे अभी समझो, नॉर्मल पॉलिसी 5% ऑफ। ये सिर्फ एडिशनल यूनिट्स के 5% लेंगे, फिर ओपनिंग प्लस एडिशनल लेंगे। तो मेरे बेटे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, आउटपुट। आउटपुट कितनी है? अच्छा 300। 5,000 होंगे सबसे। नॉर्मल लॉस हो गए 5000, अब नॉर्मल लॉस जी बेटा, सारे बच्चे करो भाई। बासिम आप कर रहे हैं, दानियाल, हम्माद, फीमेल साइड भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जस्ट आपने ये बताना है अभी नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है और अब नॉर्मल लॉस यूनिट कितने के हैं। अभी तो बाकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम। अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल जी 3,000 का होगा सर। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फाइफो के सिस्टम में जाके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। फाइफो में जाके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज फाइफो। तो फाइफो में अगर हम देखें तो पहले हम एक क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं, और क्वांटिटी स्केड्यूल में हमारे पास ओपनिंग में थे दैट इज 16,000, ठीक है। हमने स्टार्ट कितने कर दिए हैं, एडिशन यूनिट्स 110,000, दैट्स 126 हो गए। आउटपुट है हमारा 100,000, ओके। और नॉर्मल लॉस आ जाएगा, दैट इज 5% ऑफ आउटपुट। हम 5% इसका ले लेंगे, ये नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं, 18,000, दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 18,000, ठीक है। तो अगर ये 126 हैं तो यहाँ पे भी हमें कितने चाहिए, 126, ठीक है। यहाँ पे भी हमें इतने चाहिए। तो हमारे पास जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ओके बच्चा, तो आपको क्वांटिटी स्केड्यूल भी बड़ा प्रिसाइजली बनाना आना चाहिए कि कितने यूनिट्स को हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो प्रोसेस अकाउंट में बनाई जाती है दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड थिंग इज ईपीयू, एंड थर्ड थिंग इज यूनिट कॉस्ट, एंड फोर्थ थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, एंड फिफ्थ इज द प्रोसेस अकाउंट। ओके, यहां से बात समझ आ गई बच्चों। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आपके पास आ गया। अच्छा, ईपीयू हमें निकालना है फाइफो के तहत, ईपीयू अंडर फाइफो। तो आपके पास ओपनिंग में थे 16,000 यूनिट्स, उनके ऊपर कितना कितना काम हुआ था, 75% कंप्लीट थे कन्वर्जन से। तो हमने कितना काम करना है उसके ऊपर, मटेरियल का कोई काम नहीं आएगा, दिस इज 0%, ठीक है जी। लेबर का कितना परसेंट काम करना होगा, 25%। कितना काम करना है बच्चों,
क्योंकि 75 या 70 कितना 75% कंप्लीट है, तो हमें काम करना पड़ेगा 25 लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए भी। ठीक है, तो ये क्या आंसर बन जाएगा, दैट इज 4000 ईच फॉर लेबर एंड ओवरहेड। ओके, अच्छा जी बच्चा, अब हमने आउटपुट कितना दिया है 100,000, आउटपुट कितना है हमारा 100,000, तो 16,000 तो हमारे पास आ गए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से, तो स्टार्ट एंड फिनिश कितने हो जाएंगे 84,000, और उनके ऊपर मटेरियल भी 100% लगा होगा, उनके ऊपर लेबर भी 100% लगी होगी, और उनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट भी ओवरहेड्स भी 100% लगे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं बेटा 18,000, ये आ गया। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेजेस क्या हैं, 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन, तो मटेरियल के लिहाज से वो 100% हो गई, और लेबर और ओवरहेड्स जो हैं दैट इज 50%। ये दोनों हो गए 50%। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेबर और ओवरहेड्स के लिए भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ तक तो था ओपनिंग, स्टार्ट एंड फिनिश एंड क्लोजिंग, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल लॉस भी है, तो एबनॉर्मल लॉस की भी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी, सेम इसी तरीके से जिस तरह हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकाली है। यहाँ आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, उससे कितने यूनिट्स हैं बच्चों 3000। ठीक है, इंस्पेक्शन कब होती थी हमें, नॉर्मल स्पेलिंग इज 5% ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट के बेसिस पे ही हमें लॉस का पता लगता है, इसका मतलब है कि लॉस जो है ना बिल्कुल एट द एंड जाके हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग क्या है आउटपुट के ऊपर है। ओके, स्पेलिंग किसके ऊपर है, आउटपुट के ऊपर है, तो हमारा जो भी है एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, उन्होंने 100% लिया है मटेरियल, और 100% ही ली है उन्होंने लेबर, और 100% ली है उन्होंने ओवरहेड्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास अब आएंगे कि हम इसके अंदर ये भी जमा कर देते हैं, लॉस्ट यूनिट्स, लॉस्ट यूनिट्स, क्योंकि ये लॉस हो रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कैसे पता लग रहा है कि आउटपुट का लॉस है, दैट इज द लॉस ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो हमने जाके इकोनॉमिक प्रोडक्शन निकाले हैं 110 एंड 105, 110। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्यों गलती आ रही है, एक मिनट देख लेते हैं, दिस 18,000 लिखी सॉरी है, नॉर्मल लॉस में 18,000 लिखी है आपने। वो कितना है 3,000। मैंने कहाँ गलती कर दी, 18 लिख दी, अच्छा सॉरी, ये लिंक सही नहीं रहेगा, 70। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इतना आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा, प्लस देखो बच्चा, ये नॉर्मल लॉस कब हो रहा था एट द एंड, हमने जो नॉर्मल लॉस एट द एंड का मुतालिक पढ़ा हुआ है ना, उसको हमने क्या करना होता है, काउंट करना होता है ईपीयू में, और फिर हम उसको लेके चले जाते हैं कहाँ पे, फिनिश गुड्स में, हम उसको ऐड ऑन कर देते हैं इनटू फिनिश गुड्स। ये एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में मैंने बताया था कि नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एट द एंड होगा तो क्या होगा, ये हमने चीजें देखी हुई थी। दैट इज 17। जी बेटा,
तो ये वाला जो सिनेरियो है ये लॉस हो रहा है एट द एंड, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑफ द आउटपुट। इस लॉस को हम स्टार्ट या ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं कंसीडर कर रहे, बल्कि एट द एंड कंसीडर कर रहे हैं। और ये FIFO है, तो फिर हमें इसमें भी करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। और करंट पीरियड की कॉस्ट कितनी है? 30,500। और लेबर की कॉस्ट है 230,000। और जो FOH है वो कितने परसेंट है? दैट इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो हम इसका 120% ले लेंगे। तो ये आ गई ओवरहेड्स कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट निकल आती रहेंगी तीनों की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड कन्वर्जन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड कन्वर्जन। ठीक है, ये आ रही है 3.81, 2.30 एंड 2.76। ठीक है, तो हमारे पास आ रही है 3.91, 2.19 एंड 2.63। अच्छा देख लेते हैं क्या तरीकेकार है इसमें। 120% सर आपने गलत नहीं लिया। क्यों 48,000 का लेना था ना, क्यों 48 का क्यों? और ये 84 का लेना था ना। एक सेकंड बाद। अच्छा जी बच्चे, इसमें से हम लेस कर देंगे स्क्रैप की वैल्यू जो नॉर्मल लॉस की आ रही थी, और वो सेल हो रहा था 6 का। ठीक है ना, तो 5,000 यूनिट्स इनटू 6, तो ये वैल्यू बन जाएगी दिस माइनस दिस 405,000। और इसको फिर हम जाके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दिस डिवाइड बाय दिस, ये आ गया 3.6409। ठीक है, 3.64। अच्छा बेटा, कौन सी चीज आप कह रहे हो? ओवरहेड से मनी आया कि आपने किससे निकाला? ठीक है, ओवरहेड डेटा इस तरह निकला है कि ये है लेबर की फिगर 230,000 आपको दी गई है। ठीक है, और इसका 120% ले लेंगे, लेबर का 120%, दैट इज 276,000। 276,000। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ रही है 3.64, क्योंकि हमने मटेरियल की जो स्क्रैप वैल्यू थी वो लेस कर दी है। आपको स्क्रैप वैल्यू कहाँ दी गई थी मैं दिखा देता हूँ आपको। दैट इज 6 पर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जो है वो 6 पर यूनिट के सेल होंगे, और सिर्फ हमने नॉर्मल लॉस को लेना होता है। दैट इज 30,000 हम इसमें से लेस कर दिया। ये मटेरियल की वैल्यू रहेगी 400,500। और ये लेबर की फिगर दी गई थी, ये कन्वर्जन की दी गई थी, इसके तहत हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यूनिट कॉस्ट ये आ रही है। इन्होंने जो थोड़ी सी कैलकुलेशन की है ना यूनिट कॉस्ट की, वो कैसे की है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने ये किया कि ये तो हमारे पास निकल आई मटेरियल की वैल्यू, फिर 110,000 थे क्या हमारे पास इकोनॉमिक यूनिट्स, उसमें से 5,000 यूनिट्स को लेस कर दिए। कौन से वाले यूनिट्स को? जो के नॉर्मल लॉस थे। ठीक है, तो इसके बच्चों दो ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे आके ये देखो ना, ये इकोनॉमिक यूनिट्स के थे 110,000, ये थे 105,000, ये थे 105,000। अब यहाँ जाके फिर वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, जबकि हमने ये सीखा है कि अगर नॉर्मल लॉस होगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो हम इसकी यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और उसको ऐड अप कर देंगे इन फिनिश गुड्स। ठीक है, तो अभी हमने जितना यूनिट कॉस्ट निकाली है इसी को यहीं आज रोकते हैं, और कल इसके जो हमारे तरीके से स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन बनेगी, और जो इस बुक में उसने बनाई हुई है, दो वेरिएंट्स आपके सामने आ रहे हैं, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में अपना सीखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। जी बेटा, इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं। क्वांटिटी स्केड्यूल हमने बनाया, ईपी जो हमने बनाई, और इसमें एबनॉर्मल लॉस के फीचर तो आपको समझ आ गया।
और अगर नॉर्मल लॉस एट द एंड हो तो हम इसको ईपीयू में काउंट करते हैं, जैसे आपके सामने इन्होंने भी ईपीयू में काउंट किया है, ईपीयू में निकाला था। ठीक है, तो अभी ईपीयू के एक्सटेंड तक आप इस क्वेश्चन को समझ लें, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो हम इंशाल्लाह फिर समझ लेते हैं। जी बेटा, आपको ईपीयू निकालना आ गया विद नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड सो ऑन। सर ये नॉर्मल लॉस के साथ जो आपने कहा है ये थोड़ा मसला समझ नहीं आया सर। जी जी, चलो अभी जो आप देखो मटेरियल ना, लॉस को भी इंक्लूड किया। एक मिनट, तो ये हमने 110,000 निकाला ना मटेरियल का, लेबर का भी निकाला है, ओवरहेड का भी निकाला है, और इस बुक ने भी यही निकाला है 110 और 105। यहाँ तक एग्रीड है कि नहीं, यहाँ इस पे कोई कंफ्यूजन है? बस मैं इस पे कह रहा हूँ, इसके बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है सर, इस पे क्योंकि अभी क्लास कंक्लूड हो रही है, नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा। इसमें बच्चों को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। फाइफो से आपने समझना है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने हैं, स्टार्ट एंड फिनिश कितने हैं, ये आपने जरूर समझना है। ठीक है बच्चों, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ सर।